नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संघर्ष की जिसने सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 39 दिनों का युद्ध, लेकिन असर दशकों तक महसूस किया जाएगा। 5,650 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन, $200 बिलियन से ज्यादा आर्थिक नुकसान और दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का लगभग ठप हो जाना। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा हार्ट अटैक। इंडिया टुडे की इस खास रिपोर्ट द वुंडेड गल्फ में बताया गया है कि कैसे गल्फ रीजन, जो दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है, अचानक कोलैप्स के कगार पर पहुंच गया। और इसका असर सिर्फ गल्फ तक सीमित नहीं रहा। इंडिया की इकोनॉमी, रुपी, इन्फ्लेशन, जॉब्स, सब कुछ इस क्राइसिस से जुड़ गया। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ये 39 दिन कैसे शुरू हुए, कैसी ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई, क्यों तेल, ट्रेड और ट्रैवल सब कोलैप्स हो गया, और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एनालिसिस नहीं बल्कि आने वाले ग्लोबल फ्यूचर की वार्निंग है। आज की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। ये कहानी है उस जगह की जिसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है, गल्फ रीजन। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। यहाँ ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इनके बीच सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब सोचिए, अगर ये चोक हो जाए तो क्या होगा। यही हुआ 2026 में। सिर्फ 39 दिनों में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को लिटरली पैरालिसिस की स्थिति में ला दिया। इंडिया टुडे की इस डीप एनालिसिस रिपोर्ट में इसे द वुंडेड गल्फ कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये एक सिस्टेमिक कोलैप्स था। ये युद्ध सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स का नहीं था, ये वॉर था इकोनॉमिक्स का, लॉजिस्टिक्स का और ग्लोबल पावर बैलेंस का। और सबसे दिलचस्प बात, इसका असर बैटलफील्ड से हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों पर पड़ा, जैसे इंडिया। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल क्राइसिस बन गया, क्यों ऑयल सबसे बड़ा वेपन बन गया, और कैसे आने वाले समय में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया को और फ्रैजाइल बना सकते हैं। ये कहानी आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी, बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव देगी कि जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स बन चुकी है। एक बर्निंग ऑयल टैंकर और नीचे 3 नंबर्स, 5,650, 200 बिलियन, 15.8 मिलियन। ये नंबर्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस की कहानी बताते हैं। 5,650 मिसाइल्स और ड्रोन्स, मतलब ये कोई लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये फुल स्केल एस्केलेशन था। $200 बिलियन का नुकसान, ये सिर्फ गल्फ इकोनॉमीज का नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का झटका था। और सबसे क्रिटिकल, 15.8 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अटक गया, यानी दुनिया की एनर्जी सप्लाई डायरेक्टली हिट हो गई। अब इसका मतलब समझिए, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी ये एक चेन रिएक्शन है। और इसी वजह से इस पूरे क्राइसिस को ग्लोबल इकोनॉमिक हार्ट अटैक कहा गया, क्योंकि जैसे हार्ट रुकता है तो पूरा शरीर कोलैप्स करता है, वैसे ही एनर्जी फ्लो रुकने से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी शॉक में चली जाती है। और सबसे डेंजरस बात, मिडिल ईस्ट को हमेशा सेफ जोन माना जाता था इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इस युद्ध ने ये इल्यूजन भी खत्म कर दिया। अब समझते हैं ये सब हुआ कैसे। 28 फरवरी 2026, यूएस और इजराइल की स्ट्राइक्स और ईरान का रिटेलिएशन, यहां से शुरू होती है एस्केलेशन। लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी ट्रेडिशनल नहीं थी, उसने 2 चीजें टारगेट की, मिलिट्री बेसिस और इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक करना ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्लोबल प्रेशर क्रिएट करता है। फिर सिस्टमैटिक स्ट्राइक्स, सऊदी, यूएई, बहरीन, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स सब टारगेट हुए। और फिर
30 मार्च ग्लोबल मार्केट्स पैनिक, इंडियन रुपी क्रैश करता है और फाइनली 8 अप्रैल एक अनईजी सीज फायर। लेकिन ये सीज फायर पीस नहीं था, ये सिर्फ पॉज था, क्योंकि रूट इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। एक टूटता हुआ ऑयल बैरल और उसके अंदर से निकलती डिजिटल इकोनॉमी। मतलब ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन है। 25% ग्लोबल क्रूड, 20% एलएनजी गल्फ से आता है। और जब ये फ्लो रुकता है तो रेवेन्यू हेमरेज शुरू हो जाता है। $1.1 बिलियन हर दिन का लॉस। और सबसे अलार्मिंग, सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन। ये रैंडम अटैक नहीं थे, ये टारगेटेड इकोनॉमिक वॉरफेयर था। रिफाइनरीज, गैस प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स हब्स, यानी एनिमी की इकोनॉमी को क्रिपल करना। अब देखते हैं इस क्राइसिस का ग्लोबल चेन रिएक्शन। ये स्लाइड एक डोमिनो इफेक्ट को दिखाती है। पहला ब्लॉक, एनर्जी स्पाइक। जब ऑयल सप्लाई रुकती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। और ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये हर इंडस्ट्री का इनपुट है। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, यानी हर सेक्टर प्रभावित। दूसरा, लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर। शिपिंग रूट्स बंद, पोर्ट्स जैम, क्रिटिकल रिसोर्सेज जैसे फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम, सेमीकंडक्टर इनपुट्स सब प्रभावित। अब इसका असर क्या? फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटती है, सप्लाई शॉर्टेजेस बढ़ती हैं। तीसरा, कैपिटल फ्लाइट। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेते, स्टॉक्स बेचते हैं और पैसा सेफ एसेट्स में डालते हैं, यानी यूएस डॉलर। इसीलिए वॉर के दौरान डॉलर स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन जाता है और इमर्जिंग इकोनॉमी सफर करती हैं। चौथा, सेंट्रल बैंक पैनिक। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हायर इंटरेस्ट रेट्स, लोअर ग्रोथ, यानी सरकारें एक ट्रैप में फंस जाती हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल करें तो ग्रोथ गिरती है, ग्रोथ बचाएं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसी को कहते हैं पॉलिसी डायलेमा। और इसी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन 4.6% तक पहुंच गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिग्नल है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रेस में है। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि इस पूरी कहानी में इंडिया सबसे वल्नरेबल इकोनॉमीज में से एक है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, रुपी वर्सेस डॉलर ग्राफ। रुपी गिरकर 95 पर यूएसडी के पार चला गया। ये सिर्फ करेंसी मूवमेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेस का इंडिकेटर है। इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? एनर्जी डिपेंडेंस। 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट, 60% नेचुरल गैस इंपोर्ट। अब जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, और जब इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, और जब कैड बढ़ता है तो रुपी कमजोर होता है। ये एक विशियस साइकिल है। अब आरबीआई क्या करता है? फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन, डॉलर बेचकर रुपी को सपोर्ट करना। लेकिन प्रॉब्लम, फॉरेक्स रिजर्व्स भी लिमिटेड होते हैं। इस वॉर के दौरान $11.4 बिलियन रिजर्व्स गिर गए, यानी इंडिया को अपनी करेंसी बचाने के लिए रिजर्व्स यूज करने पड़े। और साथ ही इन्फ्लेशन रिस्क भी बढ़ गया, क्योंकि ऑयल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, गुड्स महंगे, और इसका असर सीधा मिडिल क्लास और कॉमन पीपल पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इतना नुकसान हो रहा है तो पीस क्यों नहीं हो पा रहा? इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। दो साइड्स, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ यूएस और इजराइल। ईरान क्या चाहता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल, न्यूक्लियर एनरिचमेंट राइट्स, सैंक्शंस हटाना। और यूएस इजराइल क्या चाहते हैं? स्ट्रेट खुला रहे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिसमेंटल हों, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। यानी दोनों की डिमांड्स ऑपोजिट हैं। और यही है प्रॉब्लम। ये सिर्फ नेगोशिएशन नहीं, ये पावर स्ट्रगल है। और जब पावर स्ट्रगल होता है तो कॉम्प्रोमाइज मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसे स्टेलमेट कहा गया है, यानी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं।
और यही फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की सबसे बड़ी वार्निंग है, क्योंकि अगर रूट इशू सॉल्व नहीं होते तो सीज फायर सिर्फ टेम्पररी होता है और अगला कॉन्फ्लिक्ट कभी भी शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपने सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल सिस्टम की फ्रेजिलिटी को समझा है। जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ बॉर्डर्स की बात नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। फ्यूल प्राइस, इन्फ्लेशन, जॉब्स। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे डीप डाइव एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और एक सवाल, क्या इंडिया को ओमान जैसे ऑल्टरनेटिव रूट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर क्राइसिस से बचा जा सके? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए।